नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयतनामा और गोदीनामा दोनों में क्या अंतर है, कौन सा दस्तावेज कब काम में आता है, वसीयतनामा, गोदीनामा, दत्तक विलेख कौन लिख सकता है, और वसीयतनामा, गोदीनामा दस्तावेज में क्या लिखते हैं, ये दोनों दस्तावेज कब लागू होते हैं और कौन सी संपत्ति इन दस्तावेज से प्राप्त हो सकती है। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि वसीयतनामा और गोदीनामा या दत्तक विलेख कौन लिख सकता है। तो इनमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वसीयतनामा और गोदीनामा अलग अलग है या एक ही। तो देखिए, वसीयतनामा और गोदीनामा अर्थात दत्तक विलेख जो है, दोनों अलग अलग दस्तावेज होते हैं। गोदीनामा और दत्तक विलेख जो है यह एक ही दस्तावेज होता है, लेकिन वसीयतनामा और गोदीनामा दोनों अलग अलग दस्तावेज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे कि इन दस्तावेजों को कौन लिख सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास में कोई संपत्ति है, ठीक है, और उस संपत्ति के संबंध में उसे व्यवहार करने का अर्थात उसको अंतरण करने का अगर अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अगर वह हिंदू है, तो वह वसीयतनामा जो है वह लिख सकता है। ठीक है, वसीयतनामा वह लिख सकता है और उस संपत्ति को उस वसीयतनामे के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वह अपने जीवन काल में अपना वारिस नियुक्त कर सकता है उस वसीयतनामे के माध्यम से। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि दत्तक विलेख या गोदीनामा कौन लिख सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के अगर पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह दत्तक विलेख लिखते हुए किसी भी व्यक्ति को पुत्र या पुत्री दत्तक रूप में रख सकता है। ठीक है, अब अगली बात हम समझेंगे कि वसीयतनामे में क्या लिखा जाता है और दत्तक विलेख में या गोदीनामे में क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, वसीयतनामा जो रहता है, उस वसीयतनामे में कोई भी व्यक्ति इस बात को लिखता है कि जब तक वह जीवित है, ठीक है, जब तक वह जीवित है, जैसे वसीयत करता है, यह जीवित है, तब तक इस वसीयत में लिखी हुई संपत्ति जो है उसके संबंध में इस वसीयतकर्ता को संपूर्ण अधिकार रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु होने के बाद में इस वसीयतनामा जो है, इसके आधार पर जो संपत्ति इस दस्तावेज में लिखी है, वह संपत्ति जो है वसीयत ग्रहीता को प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। अगर यह वसीयतकर्ता जो है अपने जीवन काल में इस वसीयत में लिखी हुई संपत्ति को किसी भी रूप में विक्रय, दान या किसी भी रूप में अंतरित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति के संबंध में उसको चैलेंज करने का अधिकार इस वसीयत ग्रहीता को नहीं रहता है। ठीक है, अब गोदीनामा जो रहता है, इस गोदीनामे में क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, गोदीनामे में किसी भी संपत्ति का उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि गोदीनामा या दत्तक विलेख जो रहता है, उसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि जो दत्तक पिता है या दत्तक माता है, या दत्तक पिता और दत्तक माता जो है, इन्होंने इस व्यक्ति को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री रखा है, इसलिए इस व्यक्ति का इन दोनों की संपत्ति में उसी प्रकार अधिकार रहेगा जैसे कि ये दत्तक पुत्र जो है यह इनका वास्तविक पुत्र है। ठीक है, इस बात का उल्लेख जो है गोदीनामे में लिखा जाता है। इसमें किसी भी संपत्ति का वर्णन नहीं रहता है कि इसी संपत्ति पर इस व्यक्ति का अधिकार रहेगा, जबकि वसीयतनामे में संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, कब लागू होता है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब वसीयतनामा कब लागू होता है और गोदीनामा या दत्तक विलेख कब लागू होता है। तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने, जैसे ये वसीयत करता है, इस वसीयतकर्ता ने इस जमीन की वसीयत जो है इस वसीयत ग्रहीता के नाम पर कर दी है, तो जब तक यह व्यक्ति जीवित है तब तक यह वसीयतनामा लागू नहीं होगा, और इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में ही यह वसीयतनामा लागू होगा। ठीक है, लेकिन गोदीनामा या दत्तक विलेख में ऐसा नहीं है। दत्तक विलेख उसी दिनांक से लागू होता है जिस दिनांक से दत्तक पिता ने या दत्तक माता ने या दत्तक पिता और माता ने किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक लिया है, उसी दिन से गोदीनामा या दत्तक विलेख जो है वह लागू हो जाता है। उसी दिनांक से इन लोगों की जो संपत्ति है, उस संपत्ति में इस व्यक्ति का इस प्रकार से अधिकार हो जाता है जैसे यह उनका वास्तविक पुत्र है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट जो है वह कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी। तो देखिए, वसीयतकर्ता ने वसीयत ग्रहीता के नाम पर वसीयत में जो संपत्ति लिखी है, ठीक है,
उस संपत्ति को अगर वसीयतकर्ता जो है या अपने जीवन काल में किसी भी रूप में अंतरित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वसीयत में जो संपत्ति बचेगी वही संपत्ति वसीयत ग्रहीता को प्राप्त होगी। ठीक है। और अगर वसीयत में लिखी हुई संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति वसीयतकर्ता के नाम पर है और वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य संपत्ति जो है वो वसीयत ग्रहीता को प्राप्त नहीं होगी, बल्कि जो वसीयत में लिखी हुई संपत्ति है और उस संपत्ति में से अगर कोई संपत्ति वसीयतकर्ता ने अपने जीवन काल में अंतरित नहीं की है, तो वही बची हुई संपत्ति वसीयत ग्रहीता को प्राप्त होगी। अब समझ लेते हैं कि गोदीनामे के अनुसार कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी। ठीक है। तो देखिए, गोदीनामे में कोई संपत्ति नहीं लिखी जाती है, इसलिए जब भी दत्तक पिता और दत्तक माता जो है इनकी मृत्यु होगी, तब इनके पास की जितनी भी संपत्ति है वह उत्तराधिकार नाते दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री को प्राप्त होगी। और इस दत्तक पुत्र या पुत्री को उसी प्रकार से प्राप्त होगी जैसे यह इनका वास्तविक पुत्र या पुत्री है। ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कोई सवाल है वसीयतनामा और गोदीनामा के संबंध में, तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।